सर्वज्ञ ऐसा क्या था उस इंटरव्यू में कि आपको इतने कम मार्क्स मिले? मतलब कुछ आपने बाद में एनालाइज किया कि मेरे इस वजह से कम मार्क्स आए हैं? तो इस बार जब इंटरव्यू देने गए थे तो खुद को किस तरीके से बूस्ट किया कि यार इस बार तो निकालना ही निकालना है, इस बार तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए? थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर सर्वज्ञ सिंह। इन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड ही हेल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, बिलासपुर। और इनकी जर्नी एक बहुत ही अगर मैं एक सिंपल वर्ड में सिंप्लीफाई करूँ तो फर्स्ट से अश तक की जर्नी है इनकी। 2019 में जब इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम, तो इनके मार्क्स बहुत ही पुअर कहूँगा मैं, बहुत सिंगल डिजिट मार्क्स थे। और इस बार इन्होंने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। लास्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो बहुत ही अच्छी इनकी जर्नी रही, मतलब अच्छी जर्नी, मतलब कि एक लो फेज से इन्होंने राइज़ किया और बहुत मेहनत करी। और ही इज़ वर्किंग करेंटली इन LIC, तो प्रिपरेशन इन्होंने वर्किंग के साथ करी। तो आप सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है जॉब के साथ प्रिपरेशन करना। तो ही इज़ वन सच एग्जाम्पल अमंग अस। तो आप लोग एक बार इनको अप्रिशिएट करिए प्लीज़। थैंक यू। एंड सर्वज्ञ, मैं चाहूँगा एक बार आप अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको समराइज़ करें हमारे टीचर्स के लिए प्लीज़। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आप सबसे मिलने का, क्योंकि अब तक तो मैं आप सबको यूट्यूब के थ्रू ही देखता था, लेकिन इन पर्सन विजिट का कुछ अलग ही मज़ा होता है। खैर, मैं एड्यूटैप के साथ में एसोसिएटेड हूँ 2019 से, एंड मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी मेजर शेयर इन माई सक्सेस। मैं जैसे मेंस का कंटेंट की अगर बात करूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। तो जो जब से ये आंसर राइटिंग कंपोनेंट आया है, एड्यूटैप ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी। एंड जो जैसा कि सर ने कहा कि जो मेरा इंटरव्यू था फेज़ 1 का, तो वो मुझे अभी भी याद है। जब इंटरव्यू हम लोग का हुआ था, स्कोर्स आए थे, तो उसमें दीपक सर ने एक सेशन लिया हुआ था कि हाउ टू डील विद दिस सिंगल डिजिट स्कोर इन इंटरव्यू। एस राजा सर के साथ में था वो जूम कॉल, एंड उसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था, आप लोग फील कैसा कर रहे हो? एंड माई आंसर वॉज इन जस्ट वन वर्ड, हॉरिबल। तो उस हॉरिबल से लेकर के अभी एक ब्रिलियंट अचीवमेंट वाला जो एक अंदर से एक रिलीफ मिलता है, एड्यूटैप हमेशा से साथ रहा है उसमें पूरी एक जर्नी में। सो आई थैंक यू ऑल फॉर दिस। ग्रेट। एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस ना। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो, अगर आपको कोई डाउट हो और आप क्लैरिफाई करना चाहो, तो आप प्लीज़ इनसे पूछ सकते हैं अभी। एनीवन? ओके, सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई बच्चों का क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा एक पॉइंट होगा, जैसे जो आपने बोला फ्रॉम 1 डिजिट नंबर टू जी, तो ऐसा मेजर चेंज क्या हुआ? मतलब ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर या ऐसा मेजर चेंज आपको क्या लगा फील हुआ इस पूरी जर्नी में? सर, एक्चुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई लास्ट फेज तक पहुंचता है ना, तो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है। इंसान उड़ान में चला जाता है कि मैं तो कहीं का, मतलब मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर ही लिया है, जबकि उसके फाइनल लिस्ट में मार्क्स नहीं आया, रोल नंबर नहीं आया। तो और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से वहाँ पे हैंडल करना है पैनल को, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन्स। वो इवन आप जब रूम में एंटर करेंगे तो 2 मिनट के अंदर वो लोग भाग जाते हैं, एंड फिर वहीं से वो पूरा एक माहौल चलता है इंटरव्यू का, किस तरीके से वो आगे लेकर के जाएंगे। तो मेरी जो जर्नी थी उसमें मैं कहूँगा कि मैंने खुद ने काफ़ी गलतियाँ करी थी इंटरव्यू के दौरान फर्स्ट फेज़ में, और वहाँ से जब मैंने यहाँ पे चेंज किया तो मैंने शिफ्ट जो किया वो एक गाइडेंस मिला मुझे एड्यूटैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं। और मैंने एक टू डू लिस्ट तैयार करी थी कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, एंड आई मेड श्योर कि वो सारी चीज़ें फॉलो हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। 0.25 से लोगों के कट ऑफ्स रुकते हैं। तो जब तक आप परफेक्टली काम नहीं करेंगे, आप इस जर्नी में सक्सेस के एक फाइनल लैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो और ये 0.25 से कट ऑफ रुकते हैं, ये बेहतर जानते हैं। सो फिर यस, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा रीजनिंग कट ऑफ रुका था 0.25 से। तो आप देख रहे हो मतलब कितनी सीसा जर्नी रहती है कि कुछ भी स्मूथ नहीं है। हमें लगता है ना कि भगवान ऐसे आशीर्वाद दे देगा और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें ना लो फेस भी आता है और हाई फेस भी आते हैं। लो फेस से कुछ सीखना होता है, हाई फेस में अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होता है कि ऊपर लेवल पे ना जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है। मतलब एज अ मेंटर भी हमें समझना होगा कि हमें बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना है कि वो लो फेस में ऊपर उठें और हाई फेस में उनको कंट्रोल में रह के भाई ज़्यादा मत उठो। ये झटका भी देता है आरबीआई बहुत बड़ा, और हमारे पास एग्जाम्पल भी है। तो इस तरीके से उनको एक बैलेंस में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
थैंक यू सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ आपके लिए हमारे पास 2 चीज़ें, आप प्लीज़ इधर आइए। एक तो ये अचीवर बैच है, क्योंकि आपने एक अचीवमेंट जो है अटेन करी है, तो उसके लिए आप ये लगाइए प्लीज़ यहाँ पे। और ये छोटे से गिफ्ट हैं। एक तो बुक्स हैं आपके लिए, आप पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में पहली बुक पढ़ी थी वो डीडी बसु पढ़ी थी इन्होंने। मतलब आप समझ लो कितनी हाई लेवल की बुक है। यूपीएससी, मतलब इंडियन पॉलिटी का आपने पढ़ा होगा ना, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की एक बुक है डीडी बसु, दुर्गा दास बसु की, तो ही इज अ रीडर। और ये 2 बुक्स हैं, एक आपकी आपकी जॉब लाइफ के लिए एंड एक आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, प्रिपरेशन की जर्नी एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरी जर्नी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ट्रैक पर हैं, इस बार तो सिलेक्शन पक्का होगा, कोई हमें रोक ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर शायद हम इस लायक ही नहीं है। और ऐसी जर्नी में हमें बहुत बार अपने मन को मजबूत करना होता है, कई बार खुद को लेवल पे लेकर आना होता है, और मन को ये बोलना होता है कि यार तू कर लेगा, बस तू लगा रहे, अगर तू कंसिस्टेंसी रखेगा तो तेरी सिलेक्शन पक्का होगी। और दोस्तों, ऐसी एक सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के साथ दोबारा से आया हूँ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर सर्वज्ञ सिंह, जिन्होंने ऐसी ही उतार चढ़ाव भरी प्रिपरेशन जर्नी देखी है। सर्वज्ञ, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वज्ञ सिंह के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग देख पाएँ कि कितनी उतार चढ़ाव भरी इनकी जर्नी है। सर्वज्ञ सिंह ने 2015 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद उनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ और जो है करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, और फिर उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू करी। आरबीआई ग्रेड बी का इन्होंने इंटरव्यू दिया, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इंटरव्यू में इनकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने दोबारा से आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करी। 2021 में फिर से सेटबैक लगा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, फिर तैयारी करी, और आरबीआई ग्रेड बी 2022 का इंटरव्यू दिया, और फाइनली 2023 में इनकी सिलेक्शन हुई। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी उतार चढ़ाव भरी इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखद है कि ये एक अब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। तो सर्वज्ञ, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी का एक वर्ड में अगर निचोड़ आप निकालना चाहें तो क्या निचोड़ रहेगा? सर, रोलर कोस्टर राइड, दैट वुड बी प्रूडेंट इनफ, क्योंकि जिस तरीके से ये जर्नी मेरी शुरुआत हुई, फर्स्ट से लेकर के अर्श तक पहुंचने का एक जर्नी है, तो ये रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा सर। राइट। एंड मैं आपको बता दूं कि सर्वज्ञ ने जब 2019 का इंटरव्यू दिया तो वो इनका पहला आरबीआई ग्रेड बी अटैम्प्ट था। मतलब देखो, पहले ही आरबीआई ग्रेड बी अटैम्प्ट में सीधा इंटरव्यू में पहुंचना, तो फेज 2 के रिजल्ट के बाद तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या ही अचीव कर लिया, मतलब मैं ही महान हूँ। जी, वो एक्चुअल में वही एक रीज़न बना सिंगल डिजिट में जो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स आए। एंड अभी मुझे फ़िलहाल उस मार्क्स को बताने में शर्म भी नहीं आएगी। एक्चुअली आई गॉट जस्ट 4 मार्क्स एंड इट वाज वन ऑफ द लोएस्ट इन दैट ईयर। तो वहाँ से लेकर के अभी फिर यहाँ तक की जर्नी मेरी रही। पर सर्वज्ञ, ऐसा क्या था उस इंटरव्यू में कि आपको इतने कम मार्क्स मिले? मतलब कुछ आपने बाद में एनालाइज किया कि मेरे इस वजह से कम मार्क्स आए हैं? सर, बेसिकली अगर इंटरव्यू के लिए आप जब जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी ये है कि आप आरबीआई वेबसाइट को सही से फॉलो करिए, और साथ में आप एक करंट इवेंट्स वगैरह जो होते रहते हैं उनके साथ में एक प्रूडेंट अप्रोच अपना करके रखें। आरबीआई के जो बेसिक निटिग्रिटीज़ उनके बारे में जानिए, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्व करने जा रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। चाहे वो आरबीआई का इवन जो प्रीएम्बल वेबसाइट पे दिया हुआ है वो हो, या फिर जो उनके आरबीआई एक्ट में जो कुछ सेक्शंस है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, एक सीरियसनेस होनी चाहिए। जब तक वो सीरियसनेस नहीं रहेगी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके इंटरव्यू मार्क्स अच्छे आएंगे। राइट। तो जब आपने इंटरव्यू के मार्क्स देखे होंगे और जब ये पता लगा होगा कि बहुत ही पुअर रिजल्ट रहा है, तो कैसे खुद को उठाया? क्योंकि उस टाइम पर ना आदमी या तो डिफरेंट राह चुनने की कोशिश करता है या फिर इंट्रोस्पेक्शन करता है। अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर ली, अब कैसे आपने सोचा कि मुझे दोबारा आरबीआई ग्रेड बी ही देना है? सर, एक्चुअली ये था कि फ़ेज़ 2 का चूँकि मैंने क्लियर कर लिया था, तो मुझे ये था कि फ़ेज़ 2 तक तो मैं जानता हूँ इस रास्ते को। नाउ दी ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ कि इंटरव्यू किसी तरीके से क्लियर करना है। तो फिर मैंने वो एक अप्रोच देखा जो कि टेलीग्राम चैनल्स वगैरह कुछ कुछ होते हैं, आप लोग का ही गाइडेंस मिला कि किस तरीके से आपका एक लूप होल्स बन सकते हैं, आप उसको प्लग आउट जो है उसको आप प्लग इन करने की कोशिश करिए। फिर मैंने उस पर काम किया, और फिर वो इंटरव्यू का एक जर्नी चालू हुई कि किस तरीके से उसे एक फाइनल गेट को ओपन करना है। और फिर 2021 में आपका पैटर्न चेंज हो गया है ना, डिस्क्रिप्टिव आ गया जी। तो अगेन एक डिफिकल्ट लगा होगा कि यार पहले मैंने फेज 2 क्लियर कर लिया था, इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया जी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने किस तरीके से खुद को रीप्रिपेयर किया? एक्चुअली मैंने उसे एक पॉजिटिव सेंस पे लिया था सर, कि जब पैटर्न चेंज हुआ है तो वापस से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। राइट। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं पर किसी से कम हूँ, तो इट वाज गुड फॉर मी। मैं क्वांट्स में
अच्छा रहा हूँ शुरुआत से, लेकिन मेरा रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर था। और जब ये आंसर राइटिंग आया तो मैं थोड़ा सा एक खुश था, क्योंकि मेरा एक यूपीएससी बैकग्राउंड रहा है। तो मैंने फिर उसे एक पॉजिटिव सेंस में लेकर के 2021 की प्रिपरेशन चालू करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 का मुझे डिस्क्रिप्टिव लिखने का ही मौका नहीं मिला। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि 2021 के आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में सर्वज्ञ के फेज 1 में जो रीजनिंग की कट ऑफ थी वो 0.25 मार्क्स से मिस हुई थी। सर्वज्ञ अगेन एक सेटबैक। आप 2019 में इंटरव्यू देकर आए, आपको लगता है कि फेज 1 फेज 2 मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर 2021 में जस्ट 0.25 मार्क्स से आपकी कट ऑफ मिस हो जाती है। तो फिर एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम, फिर नीचे से उठने वाला टाइम। बिल्कुल। तो उस फेज पे आपने किस तरीके से खुद को रीवर्क किया? एक्चुअली सर, जैसे मैंने कहा था कि मुझे अब तक ये बिलीव था कि मैंने फेज़ 2 तक का रास्ता देख लिया है, मैं पहुंच सकता हूँ वहाँ तक। लेकिन जो 21 का हुआ वो एक रियलिटी चेक था, क्योंकि आप इसको एक क्या कहते हैं उसे, सिंगुलैरिटी के तौर पे नहीं देख सकते, डायनामिक अप्रोच रखना पड़ेगा। और ये एक बैक टू ज़ीरो वाला जो पॉइंट हुआ था ना, तो वो जो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो सीन हुआ, उसमें मैंने देखा कि ओके, व्हाट ऑल एरियाज़ आर माई वीक पॉइंट्स, और उस पर मुझे अपना काम करने की ज़रूरत है। वहाँ से फिर एक अप्रोच बना 23rd अटैम्प्ट के लिए 2022 का जो था, वहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन फिर से फाइनल लिस्ट तक नहीं हो पाया था। और 2022 में फिर आपने इंटरव्यू मिस किया, वो भी जस्ट बाय 3 मार्क्स। जी जी। मतलब आप हर बार रीस्टार्ट कर रहे हो और फिर एक फाइनल सेटबैक। तो 2022 वाला तो बहुत ही बड़ा शौक रहा होगा आपके लिए। जी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि अब क्या बचा, मतलब अब क्या करूं भाई, और जिनका सिलेक्शन अगर हुआ है तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है। मैंने करंट अफेयर्स कवर कर लिया, मैंने स्कीम्स कवर कर लिया, वेबसाइट्स क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी ठीक किया, तो फिर कौन सा लूप होल रह गया। और फिर वो जैसे अभी 12th फेल मूवी आई है, रीस्टार्ट, राइट, तो वो वापस से फिर एक रीस्टार्ट वाला फेज़ हुआ। लेकिन मैंने उस टाइम पे एक सवा महीने का ब्रेक लिया था कि अभी एक कंटिन्यूटी को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोनोटोनस सा एक दिमाग हो जाता है। राइट। तो वो मैंने किया, और 23 के लिए फिर मैंने फ्रेश माइंड से स्टार्ट किया। बट सर्वज्ञ, ये रीस्टार्ट ना कहना बहुत आसान है, कहीं ना कहीं वो हमारा हैंगओवर बना रहता है पिछले वाले फेजेस का, और आपके साथ 3 हैंगओवर चल रहे थे। जी। तो अगेन बहुत मुश्किल से होता है कि हम वही नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं वो बार बार पढ़े जा रहे हैं, वही करंट अफेयर मैगजीन बार बार देखे जा रहे हैं। कई बार तो मन ही खराब हो जाता है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं, मतलब हर बार यही उठाना, यही पढ़ना, यही रिवाइज करना। तो वो फेज आपने किस तरीके से ओवरकम किया? बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब जो लोग इस फेज से गुजरे वो जानते हैं, आप गुजरे, आपको भी पता होगा कि यार सेम एफएम के नोट्स में बार बार उठा रहा हूँ, ये मैंने 10 बार पढ़े हुए, मैंने हाईलाइट करा हुआ है, फिर दोबारा से उसको रीस्टार्ट करना। बिल्कुल। आप कई बार अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि एम आई वर्थ इट। राइट। और फिर जब मैं अपने बाकी पीयर ग्रुप को देख रहा हूँ, वो लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं, दे आर एन्जॉइंग इट, और मेरा क्या काम हो रहा है, मैं घर आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ वापस, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो एक मोनोटोनस सा एक हो जा रहा था सारा कुछ। तो एक हो रहा था कि क्या मेरे में एक्चुअल में वो कैपेबिलिटी है। और फिर एक दूसरा चीज़ होता है कि हमारे पास में वो जो एक फैक्टर आता है 4 लोगों का। बिल्कुल। भले आपके साथ में आपके पेरेंट्स आपका साथ दें, लेकिन जो 4 लोग होते हैं वो आप उनको पहचानते नहीं हैं, ना ही उनका चेहरा आपने कभी देखा है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो वो एक फैक्टर रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। पर सर्वज्ञ, इन चीज़ों से कैसे आप अलूफ रहे, मतलब कैसे आइसोलेटेड रखा इन सब चीज़ों से? मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें रोल बोलूँगा सर, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी इस चीज़ में, चाहे रिलेटिव्स की तरफ से हो या फिर कुछ भी हो। वो लोग का हमेशा रहता था कि तूने इस रास्ते को चुना है, एक तो हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तुझे जो करना है तू वो कर सकता है, लेकिन अगर तूने इस रास्ते को चुना है तो जस्ट गो फॉर इट। कोई कुछ भी कहे, कोई भी सिचुएशन रहे, हम तेरे साथ हैं, हमारा बैकिंग तेरे साथ है, तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। राइट। सर्वज्ञ, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि हमें ना एक तो बिलीव रखना चाहिए खुद पे और ट्रस्ट करना चाहिए अपनी एबिलिटी को। नो डाउट लो फेजेस आएंगे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट खो दोगे ना, फिर आपको कोई नहीं उठा सकता। और सर्वज्ञ, एक और बात बोलूँगा कि जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, मतलब फेज 1 के, और जनरली लोग इसको ईजी ले लेते हैं जी। और बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट हो रहा होता है। तो उसके लिए बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर, क्यूआरई के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपका बैंकिंग एक बैकग्राउंड है, क्योंकि आरबीआई में मैक्सिमम लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपका क्यूआरई है तो उसमें आपको एक पहले आप मार्कआउट कर लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। कईयों का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, कईयों का क्वांट्स होता है, और इंग्लिश नॉर्मली लोगों का ठीक होता है कि भाई आप कट ऑफ तो निकाल लोगे। आपको अगर आप पता चल गया कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, तो मेक श्योर कि वो स्ट्रॉन्ग एरिया स्ट्रॉन्गर बने, और जो वीक एरिया उस पर आप काम करिए कि किसी तरीके से वो एक नेगेटिव टेरिटरी में जो चल रहा है ना, वो जीरो टेरिटरी न्यूट्रल पे आ जाए, और थोड़ा सा अगर पॉजिटिव होता है तो इट्स वेल एंड गुड। आपको उस तरीके से एक अप्रोच रखना पड़ेगा, और जो सिलेबस दिया हुआ है ज़रूरी नहीं कि आप हर एक टॉपिक के पीछे दौड़े। लाइक मेरा सर पजल मतलब बहुत ही बेकार है, मतलब मेरे सामने में अगर कोई बच्चा होगा तो शायद वो पजल्स बना ले, मैं नहीं बना पाता हूँ। तो मैंने बिल्कुल क्लियर रखा कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे
मैं पजल्स को अटैम्प्ट नहीं करूँगा। तो मैंने वो एक ध्यान रखा हुआ था कि वैसे ही मेरा मशीन इनपुट आउटपुट मैं कर लेता हूँ, तो वो एक था। लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सही था, ऐसे लॉग्स था। तो मैंने उस जो सब्जेक्ट में भी टॉपिक्स को देख लिया था कि कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। और फिर भी मैं कहूँगा कि मैं 2-2.5 महीना पहले से ही चालू कर दिया था फेज़ 1 के, भले ही मेरा 4th अटेम्प्ट था उसके बावजूद, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और चूँकि आप 1 साल दे रहे हो पूरा का पूरा, लोगों की उम्मीदें हैं, आपकी खुद की उम्मीदें अपने खुद के साथ में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ को, लूप होल को किसी भी तरीके से छोड़े ना। तो मैंने वो अप्रोच रखा था। क्वांट्स के लिए भी मैंने रखा हुआ था कि जो कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न अभी चेंज हुआ है, इवन इंजीनियर्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं क्वांट्स को, जो कि एक नॉर्म बना हुआ है मार्केट में कि इंजीनियर्स है तो क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पैटर्न एक नया आया हुआ है, तो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अभी भी कई लोग पूछते हैं कि भाई क्वांट्स के लिए क्या करना है, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस कर लें, या फिर स्पीड के कर लें, या फिर मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर लें। जबकि अभी पैटर्न वैसा नहीं रहा, आपको एक क्वेश्चन के अंदर में ही 3 से 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो डाल दे रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो आई वुड से कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को देखिए, ऑल्सो फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ। उससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आप फिर प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्वज्ञ थे ये LIC में वर्किंग भी थे जब उन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो सर्वज्ञ, एक वर्किंग प्रोफेशनल को किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो मुझे ऐसे इसको अप्रोच करना चाहिए? क्या अप्रोच रहती है एक वर्किंग प्रोफेशनल की, अगर आप गाइड करें उसको? सर आई वुड से कि एक ब्रॉड रोड मैप बना लीजिए कि अगर आपके पास में जैसे 6 महीने बचे हुए हैं, जैसे हम अभी की बात करें तो करीब 5-6 महीना तो है, तो आप एक ब्रॉड रोड मैप बना लीजिए कि मुझे इस 6 महीने में से 4 महीने अभी फेज़ 2 को देना है। फेज़ 2 में भी कौन से सब्जेक्ट्स को देना है। आप पहले मैनेजमेंट फाइनेंस उठाना चाहते हैं, या तो आप ESI, क्योंकि अगर किसी का UPSC बैकग्राउंड है तो वो पहले FM उठाएगा। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन इन पर्सन। ब्रॉड अप्रोच के साथ साथ आप आगे बढ़िए और इंश्योर करिए कि एक फीडबैक मैकेनिज्म रहे खुद से। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी थर्ड पर्सन से पूछिए कि यार तुम इसे रोज़ पूछा कर कि मैंने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, या फिर वीकली पूछ, नहीं, खुद से करिए। मैं तो कहूँगा कि आप एक स्टिकी नोट टाइप अपने चिपका के रखिए कि भाई आपको ये टॉपिक्स इस महीने और इस हफ्ते में भी कवर करने हैं। आप उस पर अगर काम करेंगे, और बिलीव मी सर, जब आप वो टारगेट्स को अचीव करते हो, जब उसको स्ट्राइक आउट करते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि चलिए मैंने एक चीज़ तो किया। जी, तो वो एक बूस्ट देता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले मैक्रो प्लान बनाइए, फिर माइक्रो प्लान्स की तरफ जाइए कि भाई ठीक है, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर टॉपिक हुआ, अब टॉपिक के अंदर में चैप्टर्स हैं, तो अब चैप्टर्स को कैसे आपको अप्रोच रखना है, तो आप ऐसे चलिए। सर वगैरह जॉब में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कभी लोड ज़्यादा आ जाता है, कभी ऑफिस पार्टीज होती हैं, कभी कोई और काम आ जाता है, कभी बॉस कहते हैं कि रुक जा रात को, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करें? बहुत डिफिकल्ट है अगेन जॉब का प्रिपेयर करना। एक्चुअली सर मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का हूँ कि अगर मैंने टारगेट्स अगर रखे हुए हैं कि आज मुझे ये चीज़ करना है, तो वो करना है, चाहे वो रात के 2 बजे बैठ करके मैं करूँ, मैं उस चीज़ को करता हूँ। मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो मेरे टारगेट्स है वो 80 to 85% तो अचीव हो। 100% किसी के अचीव नहीं होते। और ये भी चीज़ है कि अगर अचीव नहीं हो रहे हैं तो आप दुखी हो जाए, या फिर यार मेरे से मैंने जो सोचा था वही तो हो नहीं पा रहा है, मैं आगे क्या पढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इवन RBI भी जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आता है उसमें ±2% का बैंड लेकर के चलता है। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उस तरीके का एक अप्रोच रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, उस पर काम करिए। एंड अगेन वर्किंग प्रोफेशनल में बहुत कम टाइम होता है पढ़ने का, आप मैक्सिमम 4-5 घंटे डेली निकाल सकते हैं। तो उसमें नोट्स बनाना कैसे पॉसिबल है? मैंने देखा कि आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट तरीके के नोट्स हैं, वाइट पेज पे है, स्टिकी नोट्स भी हैं, देन टैब पे भी नोट्स हैं। तो इतने सारे नोट्स बनाने का टाइम कैसे मिलता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार या तो रिवाइज कर लें, पढ़ लें, रीड कर लें, या फिर लिख लें, क्योंकि एक ही काम कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में। तो आपने कैसे मैनेज किया इस चीज़? एक्चुअली सर मैंने नोट्स को ना डिवाइड कर दिया था नेचर वाइज। जैसे मैनेजमेंट का फॉर एग्जांपल मैं लूँ तो उसमें टॉपिक्स आते हैं, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया। तो मैंने ना स्टिकी नोट्स पे हर एक टॉपिक का डेफिनेशन लिख लिया था कि लीडरशिप के 3-4 जो रेफरेंसेस है उनके डेफिनेशंस, और मैंने स्टिक करके रखे थे अपने स्टडी टेबल के पास में। तो उसमें ये होता था कि डेफिनेशंस लगातार आपके रिवाइज हो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, चल रहे हैं, चलते फिरते आपने देख लिया। और वो काम आता है डिस्क्रिप्टिव में, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तब भी आपको एक टाइम मिल जाता है कि भाई जब तक मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ दिमाग में, तब तक आप डेफिनेशंस लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमको ये भी चीज़ समझना है कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स ही आंसर्स को चेक कर रहे हैं, तो दे नीड प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो वो एक मिलता है काम। तो मैंने स्टिकी नोट्स में डेफिनेशंस को लिखे थे टॉपिक वाइज। डायरी में मैंने लिखा हुआ था डेटा ESI के, कि पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, या फिर इवन फिनटेक के हुए, और RBI गवर्नर्स और डिप्यूटी गवर्नर के एड्रेसेस जो उनके मेन कीवर्ड्स थे वो। और जो पेपर मैंने बना करके रखे थे सर, वो मैंने इसलिए किए थे ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन हो पाए। जैसे समरी शीट्स आते हैं ड्यू टैब के,
तो मुझे ये था कि ठीक है समरी शीट्स तो है, लेकिन जब तक आप खुद से ऐसे लिख लोगे तो एक रहता है कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है पहले से, अगर मैं इसको वापस से रिविजिट करता हूँ तो शायद वो एक आसानी से मेरे दिमाग में वापस से छप जाएगा। तो आई मेड श्योर कि वो उस तरीके से नोट्स में मैं आगे बढ़ूँ। एंड सर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रिपरेशन का, करंट अफेयर्स। जी जी। तो वहाँ पे आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया या फिर मैगजीन्स फॉलो करें? सर मैंने जो मैगजीन्स अवेलेबल हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, एड्यूटैप के हो गए और बाकी फिर टेलीग्राम पे, मैंने उनको किया हुआ था, क्योंकि चूँकि अभी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप सोलरली एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं वही, क्योंकि एक थोड़ा सा एक डेंजर मार्क हो जाता है। तो अगर आपके पास वो टाइम बचता है, पहले मैं कहूँगा कि एक बेसिक आप करंट अफेयर्स को फॉलो करिए डेडिकेटेडली, आपके पास टाइम बचता है तब आप सेकंड की तरफ जाइए, लेकिन मेक श्योर करिए कि अगर आप जा रहे हैं तो जुडिशली उसे फॉलो करिए, बीच में छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, कई बार इंटरव्यू में काम आ जाता है। जी, इंटरव्यू के लिए आता है सर, लेकिन फेज़ 2 तक आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आप फेज़ 1 से फेज़ 2 जैसे हम लोग का अभी हुआ तो आपके पास में सिर्फ 20 दिन थे। राइट। उस 20 दिन में शुरुआत के 2-3 दिन तो ये होता है कि फेज़ 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, राइट। क्योंकि हर किसी को डर होता है कि कट ऑफ का एक गॉसिप चलता रहता है, वीडियोस आते हैं कितना रहेगा क्या रहेगा, और एक थकान भी होती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है। सही। सर एक और पॉइंट आता है कि ऑफिस का माहौल कैसा था प्रिपरेशन के टाइम पे? लोगों को पता था कि आप तैयारी कर रहे हो? मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को पता था सर, और मेरे जो सीनियर बीएम हैं वो काफ़ी हेल्पफुल थे, मेरे डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। वो लोग ज़्यादा कुछ अगर काम आ रहा है तो दे मेड श्योर कि मुझ पर ज़्यादा लोड ना पड़े, और मैं बिल्कुल मतलब ऑफिस आवर्स जैसे ही ख़त्म होते थे मैं तुरंत भाग जाता था घर की तरफ लॉग आउट करके, और उनके तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा कि ये काम है इसको कर दो, ऐसे कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे वो लोग। सर आप शायद एक बेहतर पॉइंट समझते हैं कि कई बार ना पॉकेट टाइम होता है हमारे पास ऑफिस में भी, जी। चाय पे चर्चा वाला टाइम या फिर लंच टाइम, उस टाइम को भी हमें यूटिलाइज करना चाहिए प्रिपरेशन का, या फिर उसको रिलैक्स रहने के लिए यूज़ करना चाहिए? सर इट डिपेंड्स कि कई लोग होते हैं कि जिनको ना एक कंटिन्यूटी में पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरे केस में सर जहाँ पे मुझे टाइम मिलता था मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखता था ऑफिस में। इवन जैसे सिस्टम पे भी काम कर रहा हूँ तो मैं ईयरफोन्स को ऑन रख के कृतिका मैम के फाइनेंस के करंट अफेयर्स का, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भले आप पीडीएफ को नहीं देख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कान में जो एक आवाज़ आती है ना कि ये चीज़ हुआ, ये वैल्यू बढ़ी, आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग उसे कोट कर सकते हो। इवन आपके नोट्स में नहीं तब भी आपको वो आएगा, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 बार के आंसर राइटिंग में। वो चीज़ कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैंने लिखी थी जो मुझे याद थी, लेकिन मैंने उसको नोट्स में मेंशन नहीं किया था, और वो आंसर राइटिंग के टाइम पे मुझे एग्जाम में हॉल में आता है, क्योंकि इस चीज़ पे इसको यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं, तो वो काम आता है। चलो कि आपने एक बात बोली कि जब 2021 में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आया तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और आपको लगा कि आपका यूपीएससी काम आ जाएगा वहाँ पर। तो क्या यूपीएससी प्रिपरेशन सच में हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में? सर थोड़ा सा एज मैं बोलूँगा, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक आउटराइट एज है, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव बैकग्राउंड के आपका ESI ठीक है, मैं मानूंगा कि वो एक अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट FM? राइट, दैट इज़ न्यू फॉर एवरीवन। और फिर वहाँ पे कोई मैनेजमेंट वाले हैं वो तो आपसे बढ़ेंगे आगे, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के वो आपसे बढ़ेंगे। तो ऑल इन आउट RBI का जो सिलेबस अभी हो चला है वो काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप वहाँ पे अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलिए, बाकी फिर जैसा होता है फिर आप उसके साथ में डील कर सकते हैं। ग्रेट। एंड आपने बोला कि आप बहुत जिद्दी हैं प्रिपरेशन के मामले में, तो दोस्तों के सामने भी वो जिद चलती थी, उनको भी बोलते थे कि मैं पढ़ूंगा, रुक जा भाई मत छेड़? हाँ, मैं करता था थोड़ा कि मैं कई बार झूठ बोल देता था कि जैसे मेरी पोस्टिंग अभी फ़िलहाल रायगढ़ में, और दोस्त मेरे जैसे बिलासपुर आए हुए हैं, काफ़ी वेकेशंस में आए हुए हैं कुछ में, तो मैं कह देता था कि नहीं भाई ऑफिस में अभी हमारा फाइनेंशियल हमारा इंस्टीट्यूशन है तो हमारा क्वार्टरली एंडिंग चल रहा है, ईयरली एंडिंग चल रहा है, जबकि आई एम नॉट इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आई वर्क इन क्लेम्स डिपार्टमेंट। तो उसके बावजूद मैं झूठ बोल देता था, तो उनको भी बेचारों को लगता था कि आई एम सॉरी टू यू गाइज, पर जो लोग भी देख रहे हैं उन लोग, तो मैंने किया हुआ है वो चीज़। और बाकी फिर मेरे फ्रेंड्स को भी, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उनको भी पता था कि प्रिपेयर कर रहा है एंड उसको टाइम की ज़रूरत है, तो वो लोग हेल्पफुल थे। सर भाई आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, कई बार ना दोस्तों को देख के लगता था कि यार हम क्या ही कर रहे हैं। जी, बहुत एक फोमो होता था कि वी आर मिसिंग समथिंग, तो उस फोमो को कैसे डील करते हैं? बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि जब वो फेसबुक पर अपने दोस्तों की फोटो देखते हैं, यूएस में चिल कर रहे हैं, कोई कहीं मजे कर रहे हैं, कोई कहीं ट्रिप पे गया हुआ है, तो एकदम आता है कि यार व्हाट वी आर डूइंग, हम जॉब पे तो हैं, कमा तो रही हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो हम भी क्यों नहीं इंजॉय कर लेते? एक्चुअली सर वो एक फोमो तो है, साथ में एक डिप्रेसिंग मूवमेंट टाइप का भी आता है, डिप्रेशन वाली एक फीलिंग रहती है कि एक तो आपका एज बढ़ रहा है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके आसपास के लोग सारे आगे बढ़ रहे हैं, भले आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, अपने खुद के एक रास्ता आपने चुना हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो ज़रूरी है ना कि आपने अगर ज़्यादा हाइट को चुना हुआ है, आपको वहाँ तक पहुँचने में तो टाइम लगेगा। तो लेकिन वो चीज़ मैं अभी चूँकि टेबल के इस तरफ बैठा हूँ तो मैं आसानी से कह पा रहा हूँ सर, और मैं सच में कहूँगा कि जब जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जो फेज़ होता है एस्पिरेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है।
क्योंकि क्वेश्चंस ना सिर्फ लोग आपसे पूछते हैं, आप खुद अपने ऊपर एक क्वेश्चंस लगाते हो, और जो सेल्फ क्वेश्चन मार्क होता है वो सबसे कठिन क्वेश्चंस होते हैं आंसर करने के लिए। सर्वज्ञ, आपने बहुत ही सही बात बोली कि आप टेबल के इस तरफ बैठे हुए हैं। आपने बहुत सारी टॉपर्स वीडियो पहले भी देखी होंगी। जी जी। तो सर्वज्ञ, क्या फ़र्क होता है एक एस्पिरेंट में और एक टॉपर में? मतलब आप दोनों को बेहतर कंपेयर कर सकते हैं? आई थिंक क्रॉसिंग दैट फाइनल लाइन, क्योंकि जो लास्ट फेज जो क्लियर करते हैं, जो फेज 2 जिन्होंने क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा, ऑल दे 666 पीपल, वो सारे बराबर है, 19-20 का ही फ़र्क है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओके यू आर नोवेयर, कि आप वापस जीरो पे हो तो आप जीरो पे ही रहो, या फिर आपके में कैपेबिलिटी नहीं है, वैसी कोई चीज़ नहीं है। दी ओनली थिंग विच मार्क्स दी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आउट ऑफ दी एस्पिरेंट्स इज कि भाई आपका एक अप्रोच क्लियर होना चाहिए, राइट। और साथ में आप एक डेडिकेशन और परसेवरेंस रखिए अपने उसमें, कि भाई आपको कोई चीज़ अगर करनी है, आप एक रोड मैप को फॉलो करिए। डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में आप रहेंगे सर, इट विल पे ऑफ, भले वो बाद में मिले पर वो मिलेगा। कई बार क्या होता है ना कि टॉपर्स की वीडियो देख के लग रहा होता है कि यार मैं भी तो सब कुछ यही कर रहा हूँ, जी ठीक है, मुझे वहाँ पे होना चाहिए, मैं भी तो इंटरव्यू दे के आया मैं हूँ। खुद भी सोचता था यही कि यार ये क्या किया हुआ इसने, इसे भी तो वही चीज़ पता है जो मुझे पता है, और फिर ये जो सारी चीज़ें कह रहा है ये सारी चीज़ें मुझे पता है, नया क्या कह रहा है ये। तो वो एक होता है, लेकिन अब जाकर के एहसास हो रहा है कि ओके कुछ तो है। मतलब आप बिल्कुल ये मानते हो कि वो जब एक कंप्लीटनेस आती है तो आप ऑटोमेटिकली इन हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं सर, तभी आप एस्पिरेंट वाले फेज में हैं। क्योंकि बिलीव मी, जब आप इंटरव्यू के रूम में अंदर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम जो होता है, जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए अंदर में, वो 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपको गेज कर लेंगे। भले आप अपने तरफ से पूरा ड्राइव करने की कोशिश करें इंटरव्यू को, जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसमें आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, बट ऑल इन ऑल भाई आपसे क्वेश्चन तो एक सर पूछ रहे हैं, एक मेंबर पूछ रहे हैं, लेकिन जो बाकी 5 लोग बैठ करके आपको देख रहे हैं ना, दे आर वेरी गुड एट इट, और वो वहाँ से फिर आपको गेज कर सकते हैं कि आपको मार्क्स देने हैं कि नहीं देने हैं। चलो कि ओवरऑल ना आपका इंटरव्यू वाला एक ऐसा एरिया रहा है जहाँ पे आप खुद भी टेंशन में रहे, परेशान रहे। जी जी। तो इस बार जब इंटरव्यू देने गए थे तो खुद को किस तरीके से बूस्ट किया कि यार इस बार तो निकालना ही निकालना है, इस बार तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो सर मैंने अपने आप से ये कहा हुआ था कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू मेरा कोलकाता में हुआ था, इस बार भी कोलकाता में, तो ओके आई हैव बीन टू दैट प्लेस, मुझे पता है यार वो उस बिल्डिंग के अंदर मैं गया हुआ, मुझे पता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से एग्जिट करना है, ऑल दी मेंबर्स आई नो, भले कईयों के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाई फेस उनको तो चूँकि देखा हुआ है लास्ट टाइम, तो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बूस्ट दे रहे हैं अपने आप को कि भाई मैं जानता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है, तो कर लेगा। दूसरा ये चीज़ था कि चूँकि मुझे एक था कि हो सकता है ये वीक एरियाज़ हो गए हो, प्लस आप लोग से भी जो एक गाइडेंस मिला था, इंटरव्यू सेशंस मैंने अटेंड किए थे, मेंटरशिप जो सेशंस होते हैं उसमें, तो उसमें कुछ मुझे जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए थे एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस पर मैंने काम किया। जैसे एस राजा सर ने मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बोला था कि ठीक है आप बैंक में आ रहे हो तो आपको मेक श्योर करिए कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर आप ध्यान दो, और आप जब कुछ कह रहे हो तो उसमें सामने वाला कॉम्प्रीहेंड सही से कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि आपसे अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, सर मैं बोलूँगा कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेक श्योर करिए कि आपको जो पूछा गया आप उसी का आंसर दीजिए। बीटिंग अराउंड द बुश वाला टेक्निक वहाँ पे नहीं चलता, आप आंसर राइटिंग में थोड़ा कर सकते हैं पर वहाँ नहीं। तो बी क्रिस्प, बी कंसाइज एंड जस्ट डू योर बेस्ट। राइट। एंड जब इस पर रिजल्ट आया तो फिर पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? बहुत ज़्यादा खुश, मतलब वो सेंस ऑफ रिलीफ जो उनकी आवाज़ में था, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था नहीं, वीडियो कॉल में मैंने उनको देखा और फिर कॉल पे जो उनसे बात हुई, वो एक अलग एक्सपीरियंस था सर। और जो 4 साल जो कुछ भी सहा या फिर जो कुछ भी फेस किया, वो सारी चीज़ें एक तरफ, और जो पेरेंट्स का जो एक्सप्रेशन था, जो उनकी खुशी थी, उनकी आवाज़, सब कुछ वो वर्थ इट था। तो इस सक्सेस को पाने में कोई मेजर लॉस भी हुआ? हाँ सर, हुआ तो है, पर देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ जो कि इस जर्नी के दौरान तो पूरा साथ में था, जिसका, लेकिन अभी लास्ट जो अटेम्प्ट मेरा हुआ उसमें आई हैड टू लूज़ दैट पर्सन। अनफॉर्चुनेट था, साथ में होते तो ज़्यादा बेहतर होता, पर कोई बात नहीं, लाइफ इज़ समथिंग लाइक दिस ओनली। और ये सक्सेस तब और वैल्यू रखती है? जी जी, क्योंकि अभी सक्सेस भले मिल गई ना, लेकिन उसके बावजूद एक कहीं ना कहीं मन में रहता है कि यार वो भी इंसान अगर साथ में होता तो एक पिक्चर और कंप्लीट सी लगती, तो वो एक चीज़ होती है। पर लाइफ इज़ हार्ड, सब कुछ आपको नहीं मिलता। आपने बहुत लंबी जर्नी इस प्रिपरेशन में लगाई है, 2015 से यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट, फिर आरबीआई ग्रेड बी के 4 अटेम्प्ट, तो अगर इस बार ना होता तो 5वां अटेम्प्ट भी आरबीआई ग्रेड बी का? नहीं सर, ये एक्चुअली एज वाइज मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट होता, तो ये लास्ट अटेम्प्ट ही था। एंड इसमें था कि भाई ठीक है, अभी इसके बाद अगर नहीं हुआ
तो कोई बात नहीं, कम से कम लाइफ में आप ये अपने आप को कह पाओगे कि यार जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने किया। राइट। लास्ट में ये मत रहे कि यार काश मैं ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। सर्वज्ञ एक पॉइंट और मेरे माइंड में आता है जी कि कोई फ्रेशर अगर आपकी ये वीडियो देख रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि यार मेरा कंपटीशन तो ऐसे लोगों से जो पहले इंटरव्यू देकर आए हुए जी, हैं, जो जी, इस खेल में माहिर हैं, जी तो उनके लिए आपकी राय क्या होगी? क्योंकि आप अगेन 2019 में फ्रेशर ही थे जी और आप सीधा इंटरव्यू में पहुंचे थे, और अब आप 2022 में ऑलरेडी एक जो है विंटेज एस्पिरेंट थे, तो उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे? क्योंकि वो आपको शायद देख के डिप्रेस हो रहे होंगे कि यार ये तो ऐसे लोगों से कंपटीशन है हमारा। एक्चुअली सर डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक पॉजिटिव इमेज तो क्रिएट कर ही रहे हैं कि भाई आप एक, सबसे पहले तो आपके पास में आपकी एज कम है, यू कैन सर्व लॉन्गर फॉर दिस कंट्री एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उस चीज़ में तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका ये जो करियर एक्सपेंशन होगा, करियर प्रोग्रेशन होगा आरबीआई के अंदर, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वो तो खैर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जाने के बाद का है। ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले जैसे एस्पिरेंट फेज जब होता है सबका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक को वापस से रीस्टार्ट तो करना ही पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेशर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई फ्रेशर्स का भी सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों के निकलते हैं। टॉपर्स कई बार होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, आप चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे इसमें ले लीजिए। एंड इट इज़ नॉट दी गेम ओनली फॉर द विंटेज प्लेयर्स, सबके लिए बराबर बना के रखा हुआ है प्लेइंग फील्ड, तो आप उसमें आप आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड आपका एडुटैप से लिंक कैसे बना? सर मैं 2019 से साथ में था एडुटैप के, और उस टाइम पे तो खैर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं होती थी, तो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होता है वो ज्वाइन किया हुआ था। 21 में मैंने सर जब डिस्क्रिप्टिव का हुआ था तब मैंने फिर वापस से इसमें किया था। मैंने बेसिकली रिलाय बहुत ज़्यादा किया हुआ है जो समरी शीट्स होते हैं उस पर, और जो कंटेंट शीट होता है उसमें, वो बहुत ज़्यादा काम का था। माइंड मैप वाला जो फीचर है वो बहुत अच्छा फीचर है आप लोग का। और मैनेजमेंट के जो नोट्स में जो आप लोग एग्जांपल्स देते हैं ना, लाइव जो करंट इवेंट्स जो होते हैं कंपनी वाइज या फिर उसमें, वो कहीं ना कहीं आंसर्स में एक एज देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन का डेफिनेशन तो काफ़ी लोग लिख के आएंगे। अब भाई सबको अगर 10 में से 5 नंबर मिल रहा है तो आप मेक श्योर करिए कि आपको 5.5 या 6 नंबर मिले। वो कहाँ से मिलेगा? आप जस्टिफाई तो करिए, तो जस्टिफिकेशन आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आएंगे। सेम वैसे जैसे आपने ईएसआई के क्वेश्चंस किए, तो उसमें डेटा पॉइंट्स, तो वो मैंने जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें से, प्लस एडुटैप पे जो थे उसमें से देखा हुआ था। बाकी सर मैंने पीआईबी के भी फॉलो करे हुए थे वेबसाइट वगैरह से कुछ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। एंड आपको क्या लगता है कि एडुटैप का बेस्ट पार्ट क्या है एज एन कोचिंग इंस्टीट्यूट? सर दी सबसे पहला चीज़ तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट का जो सपोर्ट प्रोग्राम है ना, कि किसी भी फेज़ में स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो। एंड स्पेसिफिकली मैं अपने केस में अगर कहूँ तो हम लोग छोटे शहर से आते हैं, हमारे अरमान ऊँचे होते हैं, लेकिन हमको उस अरमान को पूरा करने का जो रास्ता है वो पता नहीं होता। और आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सेसिबल बनाया, जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म वगैरह जो है, कंटेंट आप लोगों ने सही से पहुंचा दिया, तो वो काफ़ी एक हेल्पफुल चीज़ होता है हम लोगों के लिए। थैंक यू सर्वज्ञ, बहुत अच्छा आपने बोला। इन सर्वज्ञ एक मैसेज अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आपसे वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? मैसेज तो सर यही रहेगा कि आपको सबसे पहले तो ये नहीं सोचना है कि जो विंटेज प्लेयर्स हैं वो आपकी सीट्स को यहाँ पे लेने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो विंटेज प्लेयर्स हैं तो उनके पास में जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चंस को आंसर भी तो करना होगा, कि अगर आपके गैप ईयर्स हैं तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सेम अगर आप अपने केस में देखेंगे, जो फ्रेश प्लेयर्स हैं आपके पास में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप फ्रेशर्स हैं, आपने अभी कॉलेज का ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट एंड आप कर सकते हैं, अगर आपके में एक हौसला रहे, भरोसा रहे, सही गाइडेंस रहे, और एक फीडबैक अपने खुद के साथ में आप रखिए, अकाउंटेबिलिटी रखिए कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सही से आप पढ़ रहे हैं। झूठ मत बोलिए खुद से, झूठ आप दुनिया से बोल दीजिए, दोस्तों से बोल दीजिए, इवन पेरेंट्स से झूठ बोल दीजिए, चलेगा प्रिपरेशन वाइज, बट खुद से झूठ मत बोलिए। अगर आपने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट्स को आप रखिए, उसको फॉलो करिए डेडिकेटेड अप्रोच के साथ में। ठीक है, अगर आपको लेट हुआ कोई बात नहीं, बट इट विल पे ऑफ, यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस जर्नी एंड बिलीव मी, अगर आप इस जर्नी के लास्ट लैप को क्रॉस करते हैं, वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफ़ें और वो सारे लॉसेस जो आपने फेस करे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, फिजिकल टर्म्स में हो, या फिर इमोशनल टर्म्स में हो, वो सारा चीज़ एक तरफ, और जो अभी आप फील करते हैं वो चीज़ दूसरी तरफ है। तो आई विल से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड जस्ट डू योर बेस्ट। एंड कभी भी डीमोटिवेटेड फील हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हर किसी के साथ में होता है, हर एस्पिरेंट के साथ में ऐसा होता है कि वो लगता है कि यार मैं छोड़ देता हूँ प्रिपरेशन, या फिर मुझसे नहीं हो रहा, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेक श्योर करिए कि कम से कम 1 घंटा उस दिन को कर लीजिए, क्योंकि आप उस दिन को आप टिक कर सकते हैं कि मैंने उस दिन कुछ तो पढ़ा है।
तो एक परसेवरेंस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा जो कीवर्ड्स रहेंगे। आई होप दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा ये सेशन। एंड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि छोटे शहर अरमान ऊंचे, लेकिन उन अरमानों को हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच सर्वज्ञ फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर।